28 फरवरी 2026 की वह तारीख इतिहास के पन्नों में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गई है जिसने न केवल मध्य पूर्व के भूगोल को बदल दिया बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसे इजराइल में ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के नाम से जाना जाता है, केवल एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि यह दशकों से चल रहे शैडो वॉर का वह चरम बिंदु था जिसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम उन अनकहे पहलुओं, खुफिया दस्तावेजों और भू राजनीतिक बिसातों का विश्लेषण करेंगे जो मुख्य धारा की मीडिया की नज़रों से ओझल रहे हैं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक पुराना मिसाइल प्रोग्राम प्रोजेक्ट फ्लावर आज की दुश्मनी की बुनियाद बना और कैसे प्रोजेक्ट एस्तेर के जरिए सोशल मीडिया पर नैरेटिव की जंग लड़ी जा रही है। 28 फरवरी 2026 की सुबह 8:10 पर इजराइल और अमेरिका की संयुक्त वायुसेना ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा हमला शुरू किया जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। इसे डिकेपिटेशन स्ट्राइक कहा गया, जिसका सीधा उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रत्यक्ष आदेश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन ने पहले ही झटके में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनके आदेश पर निशाना बनाया। इस हमले की सटीकता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खुफिया जानकारी के अनुसार खामेनेई उस समय एक अत्याधुनिक सुरक्षित भूमि बंकर में पनाह लिए हुए थे, लेकिन मोसाद के जमीनी जासूसों ने उनकी सटीक स्थिति का पता लगा लिया था। इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया, जिससे खामेनेई के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य और शीर्ष कमांडर मारे गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 12 घंटों में लगभग 900 हवाई हमले किए गए, जिनमें ईरान के मिसाइल ठिकाने, परमाणु केंद्र और वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से अपंग बनाने का प्रयास किया गया था। अमेरिकी और इजरायली दावों के अनुसार इस अभियान ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की 86% क्षमता को कम कर दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी कम भयानक नहीं थी। प्रेस टीवी के अनुसार ईरान ने इजराइल को खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से अधिक आत्मघाती ड्रोन दागे। इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की स्थिति पैदा कर दी, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। आज जो लोग ईरान और इजराइल को एक दूसरे के खून का प्यासा देखते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ये दोनों देश रणनीतिक साझेदार थे। 1950 के दशक से 1970 के दशक तक इजराइल की पेरीफेरी स्ट्रेटजी के तहत ईरान उसका सबसे बड़ा गैर अरब सहयोगी था। 1977 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री सिमोन पेरेस के बीच प्रोजेक्ट फ्लावर नाम से गुप्त समझौता भी हुआ था। यह एक ऑयल फॉर आर्म्स डील थी। ईरान ने इजराइल को $280 मिलियन का तेल दिया और बदले में इजराइल ने ईरान को उन्नत मिसाइल तकनीक देने का वादा किया जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम थी। अब इस रणनीतिक उद्देश्य में शाह चाहते थे कि ईरान मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बने, जबकि इजराइल को अरब तेल प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा सुरक्षा की तलाश थी। इसी के साथ खुफिया धोखा मिलता है और शोधकर्ताओं का मानना है कि इजराइल ने शाह को धोखा दिया था, जबकि शाह को लग रहा था कि उन्हें अत्याधुनिक तकनीक मिल रही है। इजरायली अधिकारियों ने गुप्त रूप से ईरान को केवल पुरानी और अप्रचलित तकनीक ही प्रदान की, ताकि भविष्य में ईरान इजराइल के लिए कभी खतरा ही न बन सके। 1979 में जब अयातुल्लाह खमैनी सत्ता में आए तो इजरायली इंजीनियर रातों रात तेहरान छोड़कर भाग गए, लेकिन प्रोजेक्ट फ्लावर के ब्लूप्रिंट और कुछ तकनीक ईरान के पास ही रह गई, जिसने बेडंबनापूर्ण ढंग से आज के ईरानी मिसाइल कार्यक्रम की नींव रखी। आज 2026 के युद्ध में जो मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं, उनका डीएनए कहीं ना कहीं उसी पुराने इजरायली सहयोग से जुड़ा है। ये भू राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जिस मिसाइल प्रणाली की नींव इजराइल ने ईरान में रखी थी, उन्हीं का वो सामना कर रहा है। सोशल मीडिया और डार्क वेब पर इन दिनों एक दस्तावेज बहुत चर्चा में है, द योनोन प्लान। 1982 में ओडेड योनोन द्वारा एक ब्लूप्रिंट लिखा गया जिसका शीर्षक था 1980 के दशक में इजराइल के लिए एक रणनीति। यह योजना इजराइल की क्षेत्रीय प्रभुता सुनिश्चित करने के लिए अरब दुनिया के विखंडन का आह्वान करती है। योनोन का तर्क था कि यदि अरब देश रेत के महलों की तरह हैं जिन्हें बाहरी शक्तियों ने बनाया है, तो उन्हें गिराया जा सकता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए इन्हें जातीय और धार्मिक आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना अनिवार्य है। यूनोन ने भविष्यवाणी की थी कि इराक को 3 राज्यों में बांटा जाना चाहिए, दक्षिण में शिया, केंद्र में सुन्नी और उत्तर में कुर्द। 2003 के अमेरिकी आक्रमण और उसके बाद की अस्थिरता को कई विश्लेषक इसी योजना के क्रियान्वयन के रूप में देखते हैं। इस योजना में सीरिया को अलावी, द्रुज और सुन्नी क्षेत्रों में बांटने और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर फिर से नियंत्रण पाने की बात भी कही गई है। धार्मिक
ज़ायनवादी विचारधारा के अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध भूमि मिस्र की नील नदी से लेकर इराक की फरात नदी तक फैली हुई है। 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ग्रेटर इजराइल के प्रति अपनी निष्ठा जताई तो अरब जगत में खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इजरायली सैनिकों को ग्रेटर इजराइल के नक्शे वाले पेच पहने देखा जा सकता है, जो जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इजराइल के हिस्से के रूप में दिखाते हैं। 2026 का यह युद्ध इसी विस्तारवादी योजना का हिस्सा माना जा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि एक गहरा धार्मिक आयाम भी है। अमेरिका में इवेंजिकल क्रिश्चियन एक बड़ा धड़ा माना जाता है और वो मानते हैं कि इजराइल का विस्तार और उसके दुश्मनों का विनाश बाइबल की भविष्यवाणी का हिस्सा है। मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन MRFF को मिली 200 से अधिक शिकायतों के अनुसार अमेरिकी सेना के कमांडरों ने अपने सैनिकों को बताया कि ईरान के खिलाफ ये युद्ध ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। यह बुक ऑफ रेवलेशन के अनुसार दुनिया की आखिरी जंग भी है। कई अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि ट्रंप को यीशु मसीह ने ईरान में सिग्नल फायर जलाने के लिए चुना है ताकि मसीहा की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो सके। अमेरिका के रक्षा सचिव पीटे हेग्सेथ स्वयं ईसाईयत जैनवाद के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने यरूशलेम में तीसरे मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है, जो वर्तमान में अल-अक्सा मस्जिद के स्थान पर प्रस्तावित है। अब यहीं पर मुद्दा आता है अमालेक के आह्वान का। नेतन्याहू ने ईरानी नेतृत्व की तुलना बाइबल के दुश्मन अमालेक से की है, जिसका अर्थ है पूर्ण विनाश। जब युद्ध को एक पवित्र युद्ध का रूप दे दिया जाता है तो कूटनीति के रास्ते बंद हो जाते हैं और केवल विनाश ही बचता है। यह धार्मिक उन्माद 2026 के इस संघर्ष को किसी भी पिछले युद्ध से अधिक खतरनाक बनाता है, क्योंकि यहाँ हार जीत का फैसला जमीन के लिए नहीं बल्कि कयामत के आने के विश्वास पर टिका है। भारत के लिए 2026 का यह महायुद्ध एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां राष्ट्र का आर्थिक भविष्य और रणनीतिक स्वायत्तता दांव पर लगी है। भारत की प्रतिक्रिया को चाणक्य नीति के रूप में देखा जा रहा है, यानी अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी पक्षों के साथ संतुलन बनाना। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए गैस जैसे संकट भारत में देखे जा रहे हैं, जिसे LPG संकट के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डिहाइफनेटेड विदेश नीति अपनाई। इसका मतलब है कि भारत के इजराइल के साथ संबंध ईरान के साथ संबंधों से स्वतंत्र हैं। भारत ने इजराइल के साथ AI संचालित लक्ष्य निर्धारण और साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। इजराइल ने 50,000 भारतीय कामगारों को रोजगार दिया है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान भी चलती रहे। वहीं चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रखी है ताकि उसकी कनेक्टिविटी परियोजना को नुकसान ना पहुंचे। भारत ने आधिकारिक तौर पर संयम और संवाद की अपील की है, लेकिन पर्दे के पीछे वह इजराइल पर युद्ध को सीमित रखने के लिए दबाव डाल रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों में अस्थिरता का सीधा मतलब है भारत में आर्थिक संकट। 2026 के इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोर्चा स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। इजरायली सरकार ने अपनी खराब होती छवि को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट एस्टेर नाम से एक गुप्त अभियान चलाया है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के अनुसार इजराइल ने अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रति पोस्ट $7,000 तक का भुगतान किया है ताकि वे इजराइल के पक्ष में सामग्री साझा करें। इसके लिए ब्रिज पार्टनर्स नामक एक फर्म को नियुक्त किया गया ताकि AI का उपयोग करके हजारों अलग अलग विज्ञापन और वीडियो तैयार किए जाएं। कई प्रमुख कंटेंट क्रिएटर्स को युद्ध क्षेत्रों और मानवीय सहायता केंद्रों का दौरा कराया गया ताकि वो सच्चाई दिखा सकें, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि यह 8वां मोर्चा है, सूचना का युद्ध क्षेत्र और नैरेटिव वॉरफेयर। वे जानते हैं कि यदि वे युवाओं का समर्थन खो देते हैं तो वाशिंगटन से मिलने वाली सैन्य सहायता पर भी खतरा मंडरा सकता है। ईरान ने भी इसके जवाब में हैंडला टीम जैसे हैकर समूह के जरिए साइबर हमले तेज किए हैं, जिन्होंने सऊदी अरामको और अमेरिकी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने का दावा किया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान की जवाबी हमले करने की क्षमता अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसका कारण है ईरान का दशकों पुराना निवेश उसके भूमिगत मिसाइल शहर। ईरान ने जागरोस और एल्बर्स पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे सैकड़ों मीटर गहरे सुरंग नेटवर्क बनाए हैं। ये केंद्र इतने गहरे हैं कि वो पारंपरिक अमेरिकी हवाई हमलों से भी सुरक्षित हैं। यह ईरान का पहला भूमिगत वायुसेना बेस है जहां लड़ाकू विमान और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। प्रत्येक भूमिगत शहर अपने आप में स्वतंत्र है, जिसमें बिजली के लिए डीजल जनरेटर, वेंटिलेशन और मिसाइल असेंबली लाइनें मौजूद हैं। ईरान का मानना है कि भले ही उसकी वायुसेना पुरानी हो, लेकिन पहाड़ों से निकलने वाली हजारों मिसाइलें दुश्मनों के आधुनिक रडार सिस्टम को सैचुरेट कर सकती हैं। 28 फरवरी के बाद हुए हमलों ने साबित किया है कि ईरान के पास अभी भी सेकंड स्ट्राइक की क्षमता है।
इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती इन ठिकानों का पता लगाना है और उन्हें नष्ट करना है, जो कि केवल तकनीक से संभव नहीं है और इसके लिए ज़मीनी खुफिया तंत्र की आवश्यकता है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ यह संघर्ष केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह सभ्यतागत टकराव, ऊर्जा की सुरक्षा और पुराने साम्राज्यवादी सपनों की वापसी का संगम है। यूनॉन प्लान के विखंडन से लेकर प्रोजेक्ट एस्ट्रेड के डिजिटल हेरफेर तक हर कदम एक सोची समझी विषाद का हिस्सा है। भारत जैसे देशों के लिए यह समय रणनीतिक धैर्य का है। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, जब दो शक्तिशाली दुश्मन आपस में लड़ रहे हों तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपनी शक्ति को संजो कर रखें और उस समय का इंतजार करें जब आप शांति से मध्यस्थ बन सकें। दुनिया का नक्शा फिर से खींचा जा रहा है, पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए गुट बन रहे हैं। ग्रेटर इजराइल का सपना हो या ईरान का भूमिगत प्रतिरोध, अंततः इसकी कीमत निर्दोष नागरिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था चुका रहे हैं। यह रिपोर्ट उन सभी पहलुओं को उजागर करती है जो भविष्य के इतिहासकार इस ग्रेट गेम के बारे में लिखेंगे। तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभाव को पूरी दुनिया झेल रही है। विश्व इस समय एक ऐसी सुरंग में प्रवेश कर चुका है जिसका दूसरा सिरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी केवल शुरुआत हो सकती है। अगर ईरान इजराइल वॉर पर आपको कुछ हटकर जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये उन लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा जिनको इस टॉपिक पे जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।